तो नमस्कार। मैं आज आपको कृष्णमूर्ति पद्धति के अधीन राहु और केतु का जो कारकत्व होता है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। कृष्णमूर्ति जी ने जब इस पद्धति का इजाद किया या आविष्कार किया तो उन्होंने राहु केतु के कारकत्व के बारे में विशेष रूप से अपने रीडर बुक संख्या 3 में इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राहु और केतु सर्वप्रथम प्राइमरीली अपने जो ग्रह उनके साथ होते हैं, युति में होते हैं, उसका फल सबसे पहले देते हैं। और जो ग्रह, यदि कोई ग्रह उनकी युति में नहीं है, साथ में नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में उस ग्रह का फल देते हैं, उस ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एजेंट बनते हैं। जो ग्रह, जिस ग्रह की दृष्टि उन पर हो। यदि युति है तो दृष्टि का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, इफ नॉट कंजॉइंट देन कंसीडर एस्पेक्ट। तो स्पष्ट है कि यदि कंजॉइन नहीं है कोई ग्रह या युति में नहीं है कोई ग्रह, तो वैसी परिस्थिति में सिर्फ उसी ग्रह के बारे में विचार करेंगे जो ग्रह, जिस ग्रह के साथ राहु केतु हैं। तो यहाँ ये जो उदाहरण कुंडली हम बनाए हैं, ये दिनांक 28/10/2023 की कुंडली है। समय 7:01 का है और स्थान अक्षांश 23 डिग्री 23 मिनट 19 सेकेंड, देशांतर 85 17 59 सेकेंड। तो इस समय जो ये कुंडली बनी है, ये लग्न कुंडली है और ये लग्न कुंडली है वृषभ लग्न की। वृषभ राशि है प्रथम भाव में। द्वादश भाव में राहु, चंद्रमा, गुरु हैं और षष्ठम भाव में मंगल, बुध, सूर्य और केतु हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राहु, चंद्रमा और गुरु के प्रतिनिधि बनेंगे। अब यहाँ देखिए कि शनि 10वें भाव में है, तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है राहु पर। तो यहाँ दृष्टि का विचार नहीं होगा, यहाँ सिर्फ चंद्रमा और गुरु जो राहु के साथ है उसका विचार होगा। उसी को रिप्रेजेंट करेंगे, शनि को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार केतु के साथ मंगल, बुध और सूर्य हैं। और किसी ग्रह की चंद्रमा और गुरु की 7वीं दृष्टि है, लेकिन नहीं, दृष्टि का विचार करना ही नहीं है। जब कोई ग्रह युति में हो और राहु या केतु किसी ग्रह के साथ हैं, तो उसी को रिप्रेजेंट करेंगे, उसी के एजेंट बनेंगे, उसी का प्रतिनिधि बनेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ राहु, चंद्रमा और गुरु के साथ हैं, तो उनके ही रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। अब ग्रह कारकत्व देखने के लिए आप पता ही है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में भाव कुंडली से ग्रह के कारक होने, कारकत्व को देखना है। यहाँ से दृष्टि देखी जाती है और यहाँ से भाव कारकत्व तय करते हैं। तो यहाँ देखें, राहु एकादश भाव में बैठे हैं। चंद्रमा चूंकि यहाँ चंद्रमा
के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसे ग्रह को अनटेनांटेड ग्रह कहा जाता है, जिनके घर में, जिनके मैंसन में, जिनके महल में, जिनके हवेली में हर एक ग्रह को 3-3 हवेली है, 3-3 नक्षत्र अर्थात 3-3 हवेलियां हैं। तो चंद्रमा का भी 3 हवेली है, लेकिन चंद्रमा के किसी भी नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए चंद्रमा जो है सो अनटेनांटेड ग्रह कहे जाएंगे। और चूंकि चंद्रमा छठे और एकादश भाव के उपनक्षत्र स्वामी है, इसलिए ये दोनों भाव के भी वो कारक हैं। ठीक उसी प्रकार बुध भी अनटेनांटेड है, बुध के नक्षत्र में भी कोई ग्रह नहीं है, तो वो भी अनटेनांटेड होंगे, लेकिन बुध किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं है, इसलिए इनका किसी भाव के कारक नहीं बनेंगे अनटेनांटेड होने के कारण। अब गुरु को देखिए तो गुरु के नक्षत्र में भी कोई ग्रह नहीं है, और गुरु 8 और 9 भाव के उपनक्षत्र स्वामी है, इसलिए उसके भी कारक बने। शनि भी अनटेनांटेड है, शनि के नक्षत्र में भी कोई ग्रह नहीं है, इसलिए ये भी अनटेनांटेड है। और शनि 4 और 10 चतुर्थ और दशम भाव के उपनक्षत्र स्वामी हैं, तो 4 और 10 चतुर्थ और दशम भाव के भी कारक बनेंगे। अब राहु के बारे में विचार करते हैं, केतु के बारे में अलग से विचार करते हैं। राहु एकादश भाव में बैठे हैं, चंद्रमा द्वादश भाव में बैठे हैं और तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो ये चंद्रमा जो है 3, 4, 12 के कारक हो गए, और 6, 11 के उपनक्षत्र स्वामी है, इसलिए उसके कारक हो गए। गुरु भी ये प्लस ये भी जो है सो अनटेनांटेड है, तो इनका भी जो है सो ये 8 अष्टम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में बैठे हैं, तो 8 और 12 और 8 और 9 भाव अष्टम और नवम भाव के उपनक्षत्र स्वामी हैं, इसलिए उसके भी कारक हुए। तो कुल मिलाकर राहु का सेल्फ सिग्निफिकेशन अथवा अर्थात इसका अपना जो कारकत्व होगा वो तीसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां, 11वां और 12वां भाव कई कारक बनेंगे। इसके अतिरिक्त कृष्णमूर्ति पद्धति में नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी के कारकत्व को भी लिया जाता है, तब उस ग्रह का संपूर्ण कारकत्व होता है। तो ऐसी परिस्थिति में राहु के नक्षत्र स्वामी केतु हैं, और केतु के और राहु के उपनक्षत्र स्वामी भी केतु ही हैं, और केतु का यहाँ हमने निकाला है केतु किस किस भाव के कारक होंगे। तो केतु पंचम भाव में बैठे हैं और मंगल के साथ हैं, बुध के साथ हैं और सूर्य के साथ हैं। मंगल छठे भाव में बैठे हैं, 7वें और 12वें भाव के मालिक हैं, स्वामी हैं। बुध अनटेनांटेड हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, तो द्वितीय और छठे भाव के ये जो हैं छठे भाव में तो बैठे हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और किसी भाव के उपनक्षत्र स्वामी नहीं है। सूर्य छठे भाव में बैठे हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम और षष्ठम भाव के कारक हुए। तो कुल मिलाकर केतु द्वितीय, पंचम, षष्ठम, सप्तम और द्वादश भाव के कारक हुए। तो यहाँ केतु नक्षत्र स्वामी के रूप में अपना यही भाव, इन्हीं भावों का कारक बनेंगे। अब नक्षत्र स्वामी उपनक्षत्र स्वामी सेपरेट है, अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में राहु के नक्षत्र स्वामी केतु हुए, तो केतु द्वितीय, पंचम, षष्ठम, सप्तम और द्वादश भाव के कारक हैं। उपनक्षत्र स्वामी के रूप में भी केतु ही हैं, तो 2, 5, 6, 7 और 12 भाव के कारक हो गए। इस प्रकार कुल मिलाकर अब राहु का संपूर्ण कारकत्व
जो है वो ये है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, एकादश और द्वादश भाव के कारक होंगे। इन सारे भावों का कारक राहु बनेंगे और अपनी दशा अंतर्दशा में इन भावों का फल वो प्रदान करेंगे। उसी प्रकार केतु के बारे में तो ये बता दिए। और नक्षत्र स्वामी मंगल हैं, 6, 7, 12, 6, 7, 12। मंगल छठे भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव और द्वादश भाव के मालिक हैं। बुध जो है सो छठे भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव के मालिक हैं। सूर्य षष्ठम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव के मालिक हैं। इस प्रकार केतु 2, 5, 6, 7, 12 भाव के ये कारक हुए। अब नक्षत्र स्वामी मंगल है, पुनः मंगल 6, 7, 12। उपनक्षत्र स्वामी बुध हैं, पुनः 6, 2। इस प्रकार यथावत स्थिति रह गई नक्षत्र स्तर और उपनक्षत्र स्तर और स्व अपने उनका अपना कारकत्व है। इस प्रकार केतु का कुल संपूर्ण कारकत्व हुआ द्वितीय, पंचम, षष्ठम, सप्तम, द्वादश। तो ये जो है इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि अब कोई ग्रह जो है सो कंज्वाइंट हैं, मतलब युति में हैं, तो दृष्टि को ही विचार कर लिए। और राहु के साथ जो ग्रह हैं वो केतु को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो उसको भी विचार कर लिए। ऐसा नहीं है। फिर राशि जिस राशि में है उसका भी विचार कर लिए, ऐसा नहीं है। तो ये भ्रांति जो है इसी को दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। हम समझते हैं कि सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, और यदि समझ में ना आई हो तो मैं अपना नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। छियानवे 310 82 774। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी अपनी राय दें। और किसी भी प्रकार का कोई भ्रम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे संपर्क करके पूछें। मैं अवश्य यथासंभव अपने ज्ञान के अनुसार बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद, नमस्कार।